नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो सेशन है उसमें हम शुरू करने वाले हैं फिशरी को। और फिशरी का आज पहला लेक्चर है। उस पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, टर्मिनोलॉजी से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको भी हम कंप्लीट करेंगे जैसे फॉरेस्ट्री कंप्लीट किया है। और कुछ बच्चों का ये था कि सर फॉरेस्ट्री ना शुरू करके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग शुरू करो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग शुरू ना कर एनिमल हस्बेंड्री शुरू करो। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, आज मैं सिर्फ एक लेक्चर लूंगा ये टर्मिनोलॉजी और इंस्टीट्यूट का। कल संडे है, मंडे से मैं आपको एक लेक्चर फिशरीज, एक लेक्चर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एक लेक्चर एनिमल हस्बेंड्री, 3 लेक्चर्स दे दूंगा। तो जिसको फिशरी पढ़ना है फिशरी, जिसको इंजीनियरिंग पढ़ना है इंजीनियरिंग और जिसको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री। तो आने वाले अगले वीक में ये तीनों सब्जेक्ट जो है कवर हो जाएंगे आपके। लगभग सब में 7-7 8-8 लेक्चर 9 लेक्चर होने हैं, तो तीनों आपके कवर हो जाएंगे। प्लस जिन भी बच्चों को ये लग रहा है कि सर सिलेबस कैसे कवर होगा 3 से 4 महीने में, तो उनके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। तो 1 सितंबर को हम वो चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे IBPS AFO की पूरी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शंस मैं लेके आ रहा हूँ। वो भी बिल्कुल ऐसा निःशुल्क है, उसमें कोई चार्ज कोई कुछ नहीं है। जैसा मैं फ्री पढ़ाता हूँ वैसे ही पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है, जिससे आपका पूरा सिलेबस सितंबर के मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सितंबर तक वेट करो। आपको जब तक आपकी फ्री क्लासेस यूट्यूब पर चल रही है और इसको आप फॉलो कीजिए, पूरा सिलेबस आपका सितंबर के मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी हम MCQs प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, टर्मिनोलॉजी। अच्छा, मैं एक लेक्चर अभी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ कि आपका सिलेबस सितंबर में कंप्लीट हो जाए। तो उसकी प्रिपरेशन में तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं करने वाला हूँ, बहुत सारी टेस्ट सीरीज पर काम कर रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन सारे सभी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। इस वजह से एक ही लेक्चर है, बट मेरा ये आपसे श्योर है कि सितंबर के मंथ में ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप बिलीव कीजिए और भरोसा कीजिए और साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। तो यहाँ सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या होता है? इक्थियोलॉजी, ठीक है। अब ये इक्थियोलॉजी टर्म्स क्या है इसको समझना है ना। ये फिशरी से रिलेटेड टर्म है, ठीक। लॉजी शब्द है तो आप बोल सकते हो कि ग्रीक होगा। तो इक्थियोलॉजी टर्म्स है बच्चा, ये एक ब्रांच है किसकी, जूलॉजी की। ठीक है, इक्थियोलॉजी जो है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है किसकी, जूलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, क्या है ये, ब्रांच ऑफ जूलॉजी। ये जूलॉजी की ब्रांच है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश। इसमें हम क्या करते हैं, मछली का अध्ययन करते हैं। लेकिन मछली का अध्ययन करना ही सिर्फ इक्थियोलॉजी नहीं है, यहाँ मछली का अध्ययन हम करते हैं लेकिन इंक्लूडिंग लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कई सारे जीवों का यहाँ समूह शामिल किया जाता है। कई सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनका समूह यहाँ पर बड़े स्तर पर यहाँ पर एक समूह शामिल होता है। और इसके अंदर हम स्टडी तो करते हैं मछली की, लेकिन एक पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर इंक्लूड होता है। उस ग्रुप के अंदर क्या हो सकते हैं, उस ग्रुप के अंदर मैं बताऊँ आपको, उसके अंदर आता है आपकी जैसे बोनी फिश, क्या आती है, बोनी फिश। फिर आता है आपका ऑक्टियोस्थीस। फिर आपका आता है कॉन्ड्रियोक्थिस और जालेस फिश, ये इस ग्रुप के अंदर आती है। मतलब इक्थियोलॉजी क्या है, ये है एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश। हमेशा बोल सकते क्या है कि एक वैज्ञानिक अध्ययन है मछलियों का, जिसके अंदर एक बड़ा समूह शामिल होता है जीवों का। और उस बड़े समूह में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी फिशेस है, जैसे बोनी फिश आता है, ऑस्टियोक्थिस आता है, कॉन्ड्रियोक्थिस आता है, CH कर लेना, कॉन्ड्रियोक्थिस आता है, जालेस आता है, ETC और सारे जो है ऑर्गेनिज्म इसके अंदर, फिशेस या जो जीव है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर इंक्लूड्स या सब डिसिप्लिन इसके अंदर होते हैं। सब डिसिप्लिन कौन कौन से, तो इसके अंदर टेक्सोनोमी के अध्ययन करते हैं, इसके अंदर टेक्सोनोमी की स्टडी करते हैं। इसके अंदर जो है आप एनाटॉमी की स्टडी, इसके अंदर एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। इसके अंदर जो है स्टडी की जाती क्या, इसकी इथोलॉजी मतलब बिहेवियर साइंस की स्टडी करते हैं। इसके अंदर इकोलॉजी किसकी, फिशरीज की इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी की जाती है।
फिजियोलॉजी की स्टडी इसके अंदर की जाती है। तो इक्तियोलॉजी क्या है? इक्तियोलॉजी सिंपल सा मतलब है वैज्ञानिक अध्ययन, किसका? मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करना, जिसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा समूह जीवों का शामिल होता है, जिसमें बोनीफिश हो गया, आपका ऑस्टियोथिक हो गया, कॉन्ट्रियोक्थिस हो गया और जालेस फिश है, ये सारी इसके अंदर आती हैं। और इसके अंदर और क्या स्टडी करते हैं? इसके अंदर इसकी टेक्सोनोमी मतलब वर्गीकरण को समझते हैं, इसकी एनाटोमी मतलब इसकी जो मार्फोलॉजी है उसको समझा जाता है, फिर इसकी इथोलॉजी का मतलब समझते हो, इसका जो बिहेवियर साइंस है उसको इसके अंदर समझा जाता है, प्लस इसकी इकोलॉजी को समझा जाता है, इसका एनवायरमेंट्स के साथ रिलेशन को समझा जाता है, इकोलॉजी मींस, और इसकी फिजियोलॉजी आकारिकी को इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो इसको बोलते हैं इक्तियोलॉजी। मतलब फिश की यहाँ पर एक जो बड़ा ग्रुप होता है उसमें कई सारी चीज, उसका वर्गीकरण क्या है, एनाटोमी क्या है, इथियोलॉजी बिहेवियर क्या है, इकोलॉजी मतलब एनवायरमेंट के साथ उसका संबंध क्या है, फिजियोलॉजी, इस सारी चीजों को का जो अध्ययन जिस साइंस में किया जाता है उसको इक्तियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इक्तियोलॉजी के बाद सेकेंड जो टर्म है वो है फार्म फिश या फिश फार्म। क्या आता है? फिश फार्म। तो ये एक ऐसी लोकेशन होती है ना, फिश फार्म क्या होती है? एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर अध्ययन किया जाता है, किसका? फिश का। ठीक है, ये क्या है? एक लोकेशन है, लोकेशन यूज टू ग्रो पॉपुलेशन। ये एक लोकेशन है जहां पर पॉपुलेशंस का ग्रो, ये लोकेशन है जिसका उपयोग किया जाता है, किसकी? पॉपुलेशन ऑफ इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो जलीय जीव है उनकी पॉपुलेशंस को ग्रो करवाने के लिए, उनकी पॉपुलेशंस को बढ़ाने के लिए जिस स्थान का, जिस लोकेशन का यूज किया जाता है उसको फिश फार्म कहते हैं। और इसमें फिश फार्म बोला गया मतलब इसमें प्राइमरली फिश का यूज किया जाता है। ठीक है, प्राइमरली जो है फार्म वो फिश का होता है, क्योंकि यहाँ पर जनरली हम पॉपुलेशन जो ग्रो करवाते हैं वो फिश की ही करवाते हैं एक्वेटिक जीव में। ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं उनमें मोस्टली जो है फिश का ही पालन किया जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको फिश फार्म बोला जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो जलीय जीव होती है, मछली होती है, जलीय जीव मतलब मछली, जिसको हम क्या करते हैं वहाँ पर रेयर करते हैं, उसके पॉपुलेशंस को ग्रो करते हैं, उसकी जनसंख्या को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिश फार्म। ठीक है, कैसा होता है फिश फार्म? जरा थोड़ा सा हम डायग्राम में देख लेते हैं इसको कि फिश फार्म होता कैसा है। ठीक है, यहाँ आपको क्लियरली डायग्राम से भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि किस तरीके से फिश फार्म होता है। ये आप देख पा रहे हो, ये है फिश फार्म। ठीक है, यहाँ पर मछलियों को क्या, एक ऐसा जगह जहाँ पर मछलियों को, जलीय जीव को रखा जा रहा है, या इनकी पॉपुलेशंस को ग्रो किया जा रहा है, इसको बोलते हैं फिश फार्म। क्लियर है? फिश फार्म के बाद आता है हमारा फिश हैचरी। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है? फिश हैचरी। नंबर थर्ड टर्म क्या है? फिश हैचरी। ठीक है, अब फिश हैचरी क्या है बच्चा? फिश हैचरी भी एक प्रकार की ऐसा जगह है, ऐसी स्थान है जहां पर हम आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से मछलियों को लेकर आते हैं, वहां पर उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग करवाना मतलब वही पॉपुलेशन को ग्रो करवाते हैं, उनकी हैचिंग करवाते हैं, और जो अर्ली स्टेज होती है ना, मतलब कि जो फिश की अर्ली स्टेज, मतलब जहाँ पर फिंगरलिंग हो, फ्राई हो, इनकी रेयरिंग की जाती है। ठीक है, उस प्लेस को हैचरी कहते हैं। हैचरी का मतलब ही क्या है कि जो मछली की शुरुआती अवस्था होती है, जो अर्ली स्टेज होती है उसकी लाइफ की, जैसे कि फ्राई होता है, फिंगरलिंग होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर साइज होती है ना, तो शुरुआती अवस्था में मछलियों को, मतलब जो अर्ली स्टेज है उनकी, उनको लाकर, ठीक है, वहाँ पर क्या करना, उसकी हैचिंग करना, उनकी ब्रीडिंग करना, ये क्या कहलाता है? हैचरी कहलाता है। तो फिश हैचरी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा प्लेस जहां पर हम क्या करते हैं, क्या है ये? इट इज ए प्लेस फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। यहां पर क्या होती है? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करते हैं, हैचिंग होती है, एंड rearing of fishes in their early stage of life, in their early stage of life। ठीक है, स्पेशली ये स्पेशली में क्या आ जाएगा? फिन फिश। स्पेशली में क्या आती है? फिन फिश एंड सेल फिश। ठीक है,
फिन फिश और सेल फिश। तो एक हैचरी का मतलब यही हो गया कि जो इनिशियल अवस्था होती है, जो शुरुआती स्टेज होती है फिश के लाइफ की जो शुरुआती अवस्था होती है, उस समय इनको एक अलग जगह पर रखा जाता है जहाँ पर इनकी जो है रेयरिंग की जाती है, उसको हम हैचरी कहते हैं। ठीक है, डायग्राम में आप देख पाओगे, इसको बोलते हैं हैचरी। ठीक है, ये हैचरी बनी हुई है, यहाँ पर जो है इनिशियली जो है इनको फिश को रखा जाता है। क्लियर है? तो एक ऐसी जगह जहाँ पर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाई जा रही हो, हैचिंग करवाई जा रही हो, मछलियों को रेयर कर रहे हैं उनकी शुरुआती अवस्था में, शुरुआती जीवन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिश हैचरी कहते हैं। क्लियर है? अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो है कल्चरल टैंक। चौथा टर्म कितना क्या है? कल्चरल टैंक। कल्चरल टैंक क्या है बच्चा? कल्चरल टैंक मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या करते हैं? फिश को रेयर करते हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ पर फिश को रेयर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कल्चरल टैंक। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल होल्डिंग एरिया। क्या है ये? एक आर्टिफिशियल होल्डिंग एरिया यूज्ड फॉर रेयरिंग फिश फार्म स्टॉक। ठीक है, रेयरिंग फिश फार्म स्टॉक। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर, एक ऐसा कृत्रिम एरिया जहाँ पर हम क्या करते हैं? फिश का पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल टैंक दिख रहा है आपको, ये जो टैंक है यहाँ पर, यहीं पर तो क्या किया जा रहा है? फिश की रेयरिंग की जा रही है, मछलियों की जो है पालन पोषण किया जा रहा है इस टैंक के अंदर ही। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कल्चरल टैंक कहते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से जो है फिश की रेयरिंग करते हैं। देखो, नेचुरल तरीके से फिश कहाँ होती है? जैसे कोई तालाब है, कोई नदी है, वहाँ पर जो है फिश अपने आप जो नेचुरल तरीके से ग्रो होती है, वहाँ पर नेचुरल तरीके से ब्रीडिंग भी होती है, वहाँ पर नेचुरल तरीके से हैचिंग भी होती है। लेकिन जब वहाँ से हम मछलियों को निकाल के लाते हैं इन टैंकों के अंदर और यहाँ पर रेयर करते हैं, तो इसको, इस टैंक को बोलते हैं कल्चरल टैंक। और जो रेयरिंग करते हैं इसको फिश फार्म बोल देते हैं, और इनिशियल अवस्था में रखते हैं तो उसको हैचरी कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम इसमें बात करते हैं, कुछ 4-5 टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ एंड्रोमाउस फिश, ये एक प्रकार की फिश है एंड्रोमाउस फिश। ठीक है, एक मिनट बेटा, चलिए बच्चा। ठीक है, एंड्रोमाउस फिश क्या होती है इसको समझेंगे। सेकेंड जो है, एक होता है कैटाटोमाउस, स्पेलिंग देख लेना, कैटाटोमाउस। ठीक है, कैटाटोमाउस फिश, ये 2 फिश। और 7 नंबर की बात करें, आता है एम्फीड्रोमाउस फिश। ठीक है, ये 3। ठीक है, इसके बाद आएगा एक आपका 8 नंबर पे आ जाएगा आपका, ये 5 फिश एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि रिलेटेड है, पेटामोड्रोमाउस। ठीक है, पेटामोड्रोमाउस फिश। और एक 9 नंबर पे आ जाएगा ओसिनोड्रोमाउस फिश। ठीक, अब ये क्या है? डायरेक्ट इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड्रोडोमाउस फिश का मतलब होता है, देखो ये सारी जो है क्या बोल सकते हो, ये माइग्रेटरी फिश है। ये भी क्या है? माइग्रेटरी फिश का मतलब होता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, मूव करती है, मूवमेंट करती है। माइग्रेटरी फिश का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो माइग्रेटरी फिश का मतलब, सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, माइग्रेटरी। तो जो माइग्रेटरी फिश का मतलब होता है कि ये कहाँ रहती, तो ये साल्ट वाटर में है। ठीक है, कहाँ रहती है? ये साल्ट वाटर में। ठीक, लिव इन साल्ट वाटर, रहती तो ये साल्ट वाटर में है, लेकिन ये कहाँ जाती है? ये जाती है फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग के लिए। ठीक, ब्रीड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में क्या करती है? ब्रीडिंग करती है। ठीक है, मतलब अपने बच्चे कहाँ देती है? या फ्रेश वाटर में देती है। तो याद रखना, एंड्रोडोमाउस फिश का मतलब क्या हो गया? एक माइग्रेटरी फिश है और रहती कहाँ पर? ये खारे पानी में रहती है, लेकिन अपने बच्चों को जन्म, जो ब्रीडिंग होती है इनकी, जहाँ पर जो है ये ब्रीडिंग का कार्य, ब्रीडिंग जो होता है वो फ्रेश वाटर के अंदर करती है। ठीक है, तो रहती साल्ट वाटर में है और ब्रीडिंग करती है फ्रेश वाटर में। तो इस प्रकार की जो माइग्रेटरी फिश होती है उसको एंड्रोडोमाउस फिश कहते हैं। दूसरी कैटाड्रोमाउस, ये भी माइग्रेटरी फिश है। ठीक है, ये भी क्या है? माइग्रेटरी फिश है। ये रहती कहाँ है? ये लिव इन फ्रेश वाटर।
ठीक है। ये रहती तो फ्रेश वाटर में है, ठीक है, ये कहाँ रहती है, रहती तो फ्रेश वाटर में है, लेकिन ये ब्रीड कहाँ करती है, मतलब इनके बच्चे देने की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, साल्ट वाटर में, ब्रीड इन साल्ट वाटर, ठीक है। साल्ट वाटर में अपने ब्रीडिंग ये करती है, कौन सी, कैटाड्रोमाउस फिश। अब एम्फीड्रोमाउस फिश होती है, क्या होती है, ये भी एक माइग्रेटरी फिश है, ये दोनों जगह रहती है, ठीक है, लिव इन सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर, ठीक है। ये क्या होती है, लिव इन बोथ साल्ट एंड फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर दोनों जगह पर रहती है, इसलिए इसको एम्फीड्रोमस फिश बोला गया है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रीड, ठीक है, मतलब ब्रीडिंग ये कहीं पर भी कर सकते हैं, साल्ट और फ्रेश मर्जी चाहे वहाँ पर कर सकती है, तो ये इंडिपेंडेंट स्पीसीज है ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। तो ये कहीं पर भी क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रीडिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग जो है कहीं पर भी कर सकती है, चाहे साल्ट वाटर में या फ्रेश वाटर में, इसको जहाँ करना है वहाँ पर ये कर सकती है। तो तीनों समझ में आ गया। एंड्रोड्रोमाउस रहती है साल्ट में, ब्रीड करती है फ्रेश में, कैटाड्रोमाउस रहती है फ्रेश में, ब्रीड करती है साल्ट में, एम्फीड्रोमाउस नाम से है, एम्फी मतलब होता है दोनों, मतलब उसे उभयचर बोल सकते हैं। तो जो बोथ है साल्ट वाटर फ्रेश वाटर दोनों जगह रहती है और ब्रीडिंग कहीं पर भी कर सकती है। अब पेटामोड्रोमाउस जो है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है, मतलब मूविंग इन फ्रेश वाटर ओनली, केवल फ्रेश वाटर में ही रहती है। और ओशिनोड्रो नाम ही ओशन से है, तो ये क्या करेगी, मूविंग इन साल्ट वाटर ओनली, साल्ट वाटर ओनली, जो केवल साल्ट वाटर में मूव करती है उसको हम ओशिनोड्रोमाउस कहते हैं, जो केवल फ्रेश वाटर में उसको पेटामोड्रोमाउस कहते हैं, जो दोनों जगह जाती है उसको एम्फीड्रोमाउस, जो केवल मतलब रहती है ताजे पानी में और ब्रीडिंग करती है खारे पानी में उसको कैटाड्रोमाउस बोलेंगे, जो रहती है खारे पानी में ब्रीडिंग करती है फ्रेश ताजे पानी में उसको एनोड्रोमाउस कहेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 नो टर्मोलॉजीज हमने अभी डिस्कस कर ली है। अब बात आती है स्नेगिंग। नेक्स्ट जो टर्म है नंबर 10, उसको हम कहते हैं स्नेगिंग। स्नेगिंग, अब बच्चा ये स्नेगिंग टर्म क्या है, स्नेगिंग समझा बात को, स्नेगिंग क्या है। अब ये स्नेगिंग जो टर्म है बच्चा, ये क्या होता है, एक मेथड ऑफ कैचिंग ऑफ फिश। क्या है ये एक मेथड है ऑफ कैचिंग अ फिश बाय jerking an unbaited hook through water, थ्रू दी वाटर। अब इसका डायग्राम देख के आप समझ जाओगे स्नेगिंग क्या होता है। स्नेगिंग एक प्रकार का हुक होता है ना। जो मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे उनके पास डंडी होती है और आगे एक क्या होता है, एक धागा बंधा हुआ रहता है, उसको ऐसे फेंकते हैं हुक वाला, और वहाँ से हुक से मछली पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं स्नेगिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक मेथड होती है कैच, मतलब स्नेगिंग, स्नेक जो होता है ना, ये स्नेक जो होता है, ये होता है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है, एक टूल्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं, और उस टूल से मछली को पकड़ने की जो प्रोसेस उसको बोलते हैं स्नेगिंग, ठीक है। तो समझ जाओगे आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ये, ठीक है। तो ये एक लकड़ी है, ये आप यहाँ पे हुक लगा हुआ है, ये इस प्रकार का हुक होता है, इस हुक से ये मछली को पकड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्नेक। ये एक स्नेक होता है, स्नेक यहाँ पर हुक लगा हुआ होता है, इसके थ्रू क्या कर रहा है, ये फिश को कैच कर रहा है, पकड़ रहा है। तो ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, ये कहलाती है स्नेगिंग। और ये जो हुक लगा हुआ है ना, ये क्या कहलाता है, स्नेक कहलाता है ना। ये जो डंडी आपको दिख रही है हुक लगा हुआ, ये क्या कहलाता है, स्नेक कहलाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ की बात हो रही है। एक फिश को पकड़ने की जो मेथड है, जर्किंग, बाय जर्किंग के द्वारा, अनबेटेड हुक होता है एक, थ्रू दी वाटर। तो वाटर के अंदर एक मतलब जो है फिशरमैन एक टूल्स यूज़ करता है ना, जिसके थ्रू मछली को पकड़ा जाता है, उसके अंदर हुक लगा हुआ आता है, उसको स्नेक कहते हैं। और ये जो प्रोसेस कहलाती है, क्या कहलाती है, स्नेकिंग कहलाती है। तो मछलियों को पकड़ने की एक प्रोसेस है ना, जो एक हुक लगा हुआ था उसके थ्रू मछली को पकड़ने की एक जो मेथड होती है, उसको हम स्नेकिंग कहते हैं, ठीक है। स्नेकिंग के बाद आता है बच्चा नेक्स्ट टर्म जो है आपका, स्नेकिंग के बाद ट्यूबिंग। क्या आता है, ट्यूबिंग। ट्यूबिंग क्या बच्चा, ये टर्म रिलेटेड टू फ्लोट फिशिंग। ये जो टर्म है, टर्म ये किससे रिलेट करता है, रिलेटेड टू फ्लोट फिशिंग।
फ्लोट फिशिंग मतलब तैरते हुए फिशिंग करना, उससे ये संबंधित है ट्यूबिंग। ठीक, ट्यूबिंग जो है एक प्रोसेस है कि तैरते हुए मछली को पकड़ना, तैरते हुए मछली को क्या करना, कैच करना, पकड़ना, ये एक टर्म है ट्यूबिंग। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लोट ट्यूब। क्या यूज़ करते हैं इसमें, फ्लोट ट्यूब यूज्ड ड्यूरिंग फिशिंग। फिशिंग के दौरान इसमें क्या करते हैं, एक फ्लोट ट्यूब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस फ्लोट ट्यूब को जो है बेली बोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेली बोट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बेली बोट भी बोला जाता है। तो ये जो टर्म है ये फ्लोट फिशिंग, तैरते हुए मछली पकड़ने से संबंधित है ये ट्यूबिंग। इसके अंदर एक फ्लोट ट्यूब होता है, तैरता हुआ ट्यूब होता है, उसका यूज़ करते हैं फिशिंग के दौरान, इसको बेली बोट भी कहते हैं। ये आप कहाँ चला गया वो टर्म्स, आप देखोगे ये वाला है ना, ये एक ट्यूब है जिसके ऊपर आप बोल सकते हो, या एक क्या है, ये एक बोट है, बेली बोट है। यहाँ ये तैरते हुए क्या कर रहा है, ये फिशिंग कर रहा है, मछली को पकड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूबिंग। और ये जो यहाँ यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, ये फ्लोट ट्यूब यूज़ कर रहा है। ठीक है, फ्लोट ट्यूब यूज़ कर रहा है। तो ये फ्लोट ट्यूब है, इसके द्वारा ये क्या कर रहा है, मछली को पकड़ रहा है। तो ये जो टर्म है, ये प्रोसेस है पूरी, क्या कहलाती है, ट्यूबिंग कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आपको ये ट्यूबिंग का मतलब। ट्यूबिंग के बाद जो नेक्स्ट टर्म है बच्चा हमारा, वो है एंगल वर्म। ठीक है, क्या है, एंगल वर्म। नंबर 12, देखो एंगल वर्म का मतलब क्या है, आपने अर्थवर्म सुना होगा। तो जब फिश को पकड़ने के लिए क्या डाला जाता है, चारा डाला जाता है ना भाई। जैसे हम चूहा पकड़ने के लिए पिंजरे के अंदर रोटी का टुकड़ा रख देते हैं, बिस्किट का टुकड़ा रख देते हैं, वैसे ही फिश को पकड़ने के लिए जो हुक होता है, ठीक है, मान लो ये डंडी है, डंडी, ठीक है, यहाँ से ये पकड़ने के लिए डंडी है। डंडी के बाद क्या आता है, ये हुक आता है इस तरीके से, है ना, ये हुक आता है, ये हुक, ठीक, ये हुक होता है। इस हुक के अंदर क्या करते हैं, ये अर्थवर्म, ठीक है, जो अर्थवर्म होता है उसको लगा देते हैं, उसको लगा देते हैं फिश को पकड़ने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल वर्म। एंगल वर्म का मतलब यही है कि जो लाइव अर्थवर्म का यूज़ करते हैं फॉर फिशिंग। ठीक है, ठीक, क्या करते हैं, एनी लाइव अर्थवर्म यूज्ड फॉर फिशिंग। ठीक है, फिशिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये एक लाइव अर्थवर्म को यूज़ करते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंगल वर्म कहते हैं। डायग्राम से आप समझ पाओगे, डायग्राम आगे पीछे हो रहा है, ये वाला डायग्राम आप देखो। ठीक है, ये हुक है, इस हुक के अंदर क्या लगा दिया, ये अर्थवर्म है। ठीक है, क्या है ये, इस अर्थवर्म को यहाँ पर लगा दिया है, जिसकी वजह से फिश क्या करेगी, इस अर्थवर्म को खाएगी और वो क्या होगी, इस हुक के अंदर फंस जाएगी। तो एंगल वर्म का मतलब ही हो गया कि हम लाइव अर्थवर्म, किसी भी प्रकार के लाइव अर्थवर्म का यूज़ करते हैं, मतलब जिंदा अर्थवर्म, लाइव मतलब जिंदा अर्थवर्म का यूज़ करते हैं फिश को पकड़ने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल वर्म कहते हैं। समझ गए होंगे आप बात को। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, डायग्रामेटिक में चीज़ें आपको क्लियर करवा रहा हूँ ताकि हर एक टर्म आपको क्लियरली देख के समझ में आ जाए, डेफिनेशन की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये हुक है, इसके अंदर ये अर्थवर्म को यहाँ पर लगा रखा है और ये लाइव अर्थवर्म है। ठीक है, कौन सा है, ये लाइव अर्थवर्म जो जिंदा है। क्यों पकड़ रखा है, क्योंकि इस मछली को पकड़ सके, फिशिंग कर सके, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एंगल वर्म मतलब एनी लाइव अर्थवर्म यूज फॉर फिशिंग, उसको हम बोलते हैं एंगल वर्म। अब बात आती है एंगलिंग। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो क्या है, एंगलिंग। एंगलिंग क्या है, एंगलिंग बच्चा क्या है, एंगलिंग मतलब होता है मछलियों को अपने शौकिया तौर पर पकड़ना। ठीक है, अपने हॉबी के लिए या अपने शौक के लिए मछलियों को पकड़ना, फिशिंग करना, या स्पोर्ट्स के लिए, खेल के पर्पज से या रिक्रिएशनल मनोरंजन के पर्पज से अगर मछली पालन हम कर रहे हैं, मछली पालन ही मछलियों को अगर पकड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंगलिंग। तो यहाँ पर एंगलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, फिशिंग एज ए स्पोर्ट्स और हॉबी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिशिंग एज ए स्पोर्ट, स्पोर्ट्स आर हॉबी। ठीक है, हमारी हॉबी के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं एंगलिंग। किसके द्वारा, विथ ए फिशिंग रोड। रोड हो गया फिशिंग रोड या फिशिंग हुक हो गया। इसके द्वारा अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, स्पोर्ट्स के लिए, खेल कूद के लिए, है ना, मतलब क्यों क्या होता है, एक प्रतियोगिता भी होती है फिशिंग, मतलब स्पोर्ट्स मतलब खेल भी होता है फिशिंग का,
फिशिंग का खेल भी होता है, उसको एंगलिंग बोल देते हैं, है ना। तो मनोरंजन के पर्पज से, शौक के पर्पज से या खेल के पर्पज से अगर हम क्या कर रहे हैं, फिश को पकड़ रहे हैं या उसको कैप्चर कर रहे हैं या उसको कैच कर रहे हैं, तो उसको एंगलिंग बोला जाता है। जैसे कि ये बच्चा है ना, अपने मनोरंजन के पर्पज से क्या कर रहा है, यहाँ पर फिशिंग कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं एंगलिंग। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट, एंगलिंग के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है बच्चा, वो आता है ब्रूट फिश। जो भी 13-14 टर्म्स है इसको बोलते हैं ब्रूट फिश। ब्रूट फिश क्या होता है, ये एक क्या होता है, एक लार्ज मैच्योर फिश होती है, सेक्सुअली मैच्योर फिश होती है, जो क्या करती है, रेडी फॉर ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग के लिए तैयार होती है। ठीक है, तो क्या होता है, एक लार्ज सेक्सुअली मैच्योर फिश जो होती है, जो क्या होती है, कैपेबल फॉर ब्रीडिंग। मतलब ब्रूट फिश का मतलब ही क्या हो गया, एक लार्ज सेक्सुअली मैच्योर फिश, ऐसी फिश जो काफ़ी मैच्योर है, सेक्सुअली मैच्योर है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है ब्रीडिंग की। ठीक है, लार्ज सेक्सुअल मैच्योर फिश कैपेबल फॉर ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग की क्षमता रखती है। तो ऐसी फिश जो सेक्सुअली काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी लार्ज है, काफ़ी बड़ी है और जो ब्रीडिंग की क्षमता रखती है, उसको हम ब्रूट फिश कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ब्रूट फिश मतलब क्या है, जो सेक्सुअली मैच्योर फिश है, जो क्या करती है, फिशिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए कैपेबल है। फिर आते हैं बफेलो फिश। बफेलो फिश ये क्या होता है, एक लार्ज कार्प होती है, ये भी क्या होती है, लार्ज हेवी कार्प होती है। क्या होती है ये, लार्ज हेवी कार्प लाइक फिश। ठीक है, लाइक फिश, जिसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है लगभग 39 पाउंड, जिसको हम बोलते हैं 17.69 kg। ठीक है, kg। और जनरली ये कहाँ पर लिव इन साल्ट लेक, खारे पानी में जनरली ये मिलती है। इसको बफेलो फिश कहते हैं। ठीक है, बफेलो फिश कहते हैं। बफेलो फिश को शायद इक्टियोबस भी कहते हैं, इक्टियोबस भी कहा जाता है। ठीक है, इक्टियोबस भी कहा जाता है इसको, बफेलो फिश को। लार्ज हेवी होती है और ये क्या होती है, ईटिंग के लिए बेस्ट होती है, बेस्ट फॉर ईटिंग पर्पज, हेल्दी होती है ये। ठीक है, हेल्दी होती है, बेस्ट फॉर ईटिंग पर्पज और हेल्दी होती है बफेलो फिश। तो काफ़ी हैवी होती है, वेट इसका लगभग 17 kg, लगभग 18 kg के आसपास होता है। जनरली ये साल्ट लेक में आपको मिलेगी। इसको इक्टियोबस भी कहा जाता है, इसको किसको, बफेलो फिश को। बफेलो फिश के अलावा और जो टर्म्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा फिंगरलिंग। नेक्स्ट जो टर्म है, टर्म्स नंबर जो भी है 15, फिंगरलिंग्स। अब फिंगरलिंग्स का मतलब क्या होता है, उंगली के आकार की फिश, मतलब जो यंग फिश है। ठीक है, ए यंग फिश, साइज कितनी, साइज लगभग 10 से लेके 15 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, फिंगरलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, उंगली के आकार की जो फिश होती है उसको हम फिंगरलिंग्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फ्राई। फ्राई क्या होता है, तो फ्राई जो है इमेच्योर फिश होती है। क्या होती है ये, एक प्रकार की इमेच्योर फिश फ्रॉम द टाइम ऑफ हैच टू टाइम ऑफ फिंगरलिंग। ठीक है, मतलब ये इमेच्योर है, मतलब हैचिंग से लेकर फिंगरलिंग के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम फ्राई कह देते हैं। उस फिश को हम क्या बोलेंगे, फ्राई। मतलब वो इमेच्योर है, हैचिंग उसकी हो गई है लेकिन अभी फिंगरलिंग नहीं बनी है, तो फिंगरलिंग से पहले की अवस्था, फिंगरलिंग तो ये हो जाएगा, यंग फिश भी होंगे 10 से 15 सेंटीमीटर, इसके पहले की अवस्था, मतलब स्टेज बिफोर दी फिंगरलिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेज बिफोर दी फिंगरलिंग्स। तो फिंगरलिंग्स के पहले की जो अवस्था है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्राई बोल सकते हैं, क्योंकि वो इमेच्योर होती है और उसको हैच से लेकर हैच टू फिंगरलिंग पहुंचने में कितने लगते हैं, 30 to 60 डेज लग जाते हैं। लगभग 2 महीने लगभग हैच टू फिंगरलिंग की अवस्था तक पहुंचने में उसको 10 से 15 सेंटीमीटर की साइज बढ़ने में उसको लगभग लग जाते हैं 30 से लेकर 60 दिन। तो फिंगरलिंग के पहले की जो अवस्था है उसको हम फ्राई बोल देंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हैचिंग के बाद से लेकर फिंगरलिंग तक की जो अवस्था होती है उसको हम फ्राई कह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टर्म है वो है गियर। गियर क्या होता है, किसका टूल्स होता है। गियर क्या है,
टूल्स यूज्ड फॉर फिशिंग। फिशिंग के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गियर कहते हैं। आप चाहे रोड यूज़ करो, चाहे हुक यूज़ करो, ठीक है, ETC, चाहे लाइन यूज़ करो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गियर कह देते हैं। तो ये 17 जो हो गए। इसके बाद आता है आपका इनएक्टिव फिश। इनएक्टिव फिश क्या होता है, 18 नंबर में आ जाएगा इनएक्टिव फिश। इनएक्टिव फिश मतलब होता है ऐसे फिश जो अपने खाने के मूड में नहीं है, ठीक है, जो अपने खाना खाने के मूड में नहीं है, ठीक है, नॉट इन ए फीडिंग मूड। इनएक्टिव फिश को बोलेंगे जो नॉट इन ए फीडिंग मूड, जो खाने के मूड में नहीं है, फीडिंग मूड में नहीं है। मतलब यह हम कह सकते हैं लॉक जॉ, उसके जा जो है वो लॉक हो गए हैं, ठीक है, उसके जो जा हैं, जबड़े जो हैं वो लॉक हो गए हैं, या फिर वो फीडिंग के मोड में नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव फिश कहते हैं, ठीक है, निष्क्रिय मछली हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हम जो आता है 19 नंबर, वो आता है रीस्टॉकिंग। रीस्टॉकिंग, रीस्टॉकिंग का क्या मतलब है बच्चा, रीस्टॉकिंग का मतलब है, मान लो आपने क्या किया कि बाजार गए और बाजार से क्या किया, आपने 1000 जूते चप्पल ला के स्टॉक कर लिया अपनी दुकान में, ठीक, तो ये हो गया स्टॉकिंग। लेकिन आपने क्या किया कि वो पता चला कि माल नहीं बिक रहा है, तो आपने क्या किया, सारे जो जूते, जो 1000 जूते लाए थे वो वापस कर मार्केट में जाके वापस दिया है अपने होलसेलर को, तो आपने क्या किया, रीस्टॉकिंग कर दिया। तो यहाँ पर यही हो गया कि जो मछली हैचरी में है, आप मछली को लेके आए थे हैचरी के अंदर, ठीक है, जो मछली हैचरी के अंदर है, जो हैचरी के अंदर रेयर हो रही है, उनको वापस क्या करना, किसी तालाब में या लेक झरने में वगैरह में छोड़ देना, इसको रीस्टॉकिंग कहते हैं। तो रीस्टॉकिंग का मतलब क्या हो गया, रिलीजिंग हैचरीज रेयर्ड फिश, मतलब क्या करना, यहाँ पर हम रिलीज करेंगे, रिलीजिंग हैचरीज रेयर्ड फिश, जो फिश हैचरी के अंदर रेयर हो रही थी, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम हैचरी टू पॉन्ड, ठीक है। तो जो हैचरी के अंदर रेयर हो रही थी फिश को, उसको हमने क्या किया, हैचरी से वापस कहाँ, तालाब के अंदर छोड़ दिया, इसको हम बोल देते हैं रीस्टॉकिंग। हम पहले तालाब से पकड़ के ला के हैचरी में डाली थी, वहाँ पर उसको हम पालन कर रहे थे, रेयर कर रहे थे, अब उस हैचरी से वापस हम क्या कर रहे हैं, उस तालाब के अंदर डाल रहे हैं मछलियों को, तो उसको बोलते हैं रीस्टॉकिंग, ठीक है। रीस्टॉकिंग के बाद टर्म आता है एक रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। क्या आता है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, एक्वाकल्चर सिस्टम, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक तालाब है, ठीक है, एक पॉन्ड है, इसमें क्या है, 100 लीटर पानी है, 100 लीटर क्या है, वाटर है। अब इस तालाब में से क्या करना है, लेस देन 10% वाटर क्या करना है, निकालना है। लेस देन 10% वाटर को क्या करना है, रिमूव करना है या निकालना है, रिमूव करना है या रिप्लेस करना है। लेस देन 10% वाटर को क्या करना है, रिप्लेस्ड करना है, रिप्लेस करना है, और क्या करना है, उसको क्या करना है, ट्रीटेड करना है। तो ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। मतलब क्या हो गया कि जो होल वाटर है, जो जितना भी पानी है, उस पानी में से लेस देन 10% जो वाटर है उसको आप रिप्लेस कर दो ट्रीटेड वाटर से, जो उपचारित पानी है उससे आप रिप्लेस कर दो। ये हर बार आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है। 21 पे आओगे तो एक आपको मिलेगा, एक फिश है जिसका नाम है लार्वी वोरस फिश, लार्वी वोरस फिश। लार्वी वोरस फिश ये ऐसी फिश है जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो का जो लार्वा होता है उस पर पूरी अपनी लाइफ साइकिल बिता देती है, तो इसको बोलते हैं लार्वी वोरस फिश। नाम ही क्या है, लार्वी वोरस फिश, मतलब कि जो मॉस्किटो लार्वा होता है, ठीक है, मॉस्किटो जो लार्वा होता है उस पर अपनी होल लाइफ साइकिल, ठीक है, क्या करती है, मॉस्किटो की जो लार्वा होता है उस पर अपनी पूरी लाइफ साइकिल, ठीक है, फीड ऑन देम फॉर होल लाइफ, अपनी पूरी लाइफ साइकिल
इसी मॉस्किटो लार्वा पर ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है बिता देती है, पूरी लाइफ साइकिल इसी को खाने में निकाल देती है। इसको लार्विवोरियस फिश बोलते हैं, मतलब जो मच्छर के लार्वा होते हैं उसी को अपना खाना बनाते हैं पूरे होल लाइफ, पूरी लाइफ में इसी को अपना खाना बनाते हैं, लार्विवोरियस फिश बोलते हैं। एक होता है ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक फिश। तो ट्रांसजेनिक फिश का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं फोरेंजिन, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, फोरेंजिन होते हैं, वन और मोर फोरेंजिन, दे हैव वन और मोर फोरेंजिन। इसके अंदर एक से ज़्यादा फोरेंजिन होते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसजेनिक फिश बोल देते हैं। तो ये 20 टर्मोलॉजी है, 4-5 टर्मोलॉजी और आपको मिल जाएगी इसके अंदर नोट्स के अंदर, जैसे प्रेडेटर फिश क्या होता है, फुसेंडेटी क्या होता है, ये सारी आपको उसके अंदर और मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ किसकी, इंस्टीट्यूशन की, इंस्टीट्यूशन, फिशरीज इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू फिशरी, फिशरी से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिशरी से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान की। तो आपको मिलेगा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ पर है बच्चा, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कब बना था, ये बना था 10 जुलाई 2006, 10 जुलाई 2006 को ये बना था, ठीक है। कब बना था, 10 जुलाई 2006 को ये बना था। कहाँ पर स्थित है ये बच्चा, तो ये स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है। 2006 में इसको बनाया गया था। सेकेंड अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या पूरा लिख लो, सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, कोच्चि केरला। कहाँ पर है, कोच्चि केरला। कब बना था, 1947, आज़ादी के टाइम पर ये बना था, ठीक है। अब सेंट्रल मेरीन हो गया तो सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होगा, है ना, सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा, सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है बच्चा, ये आपका है बैराकपुर वेस्ट बंगाल। कहाँ पर है, बैराकपुर वेस्ट बंगाल। स्पेलिंग जो भी देख लेना क्या है इसकी स्पेलिंग, बैराकपुर वेस्ट बंगाल। ये कब बना था, 1947 में ये भी बनाया गया था वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट बात करते हैं आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कहाँ पर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, 1961 में बना था। ये कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र, 1961 के अंदर ये बनाया गया था, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स या रिसर्च सेंटर के सेंट्रल नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। ये कहाँ पर है, लखनऊ में। कहाँ पर है ये, लखनऊ में। कब बना था, 1983 में ये बना था, लखनऊ में है, ये बना था 1983 में, ठीक है, 1983 में ये बना था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। तो ये कहाँ पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर? ये है आपका भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा में का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर। ये कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में है। और ये कब बना था? चेन्नई में है, ये बना था 1987। और जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है ये कब बना था? ये भी बना था 1987 में, 1987 में बना था। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च, लास्ट बचा है डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च। ये कहाँ पे है? भीमताल उत्तराखंड। ये कब बना था भीमताल उत्तराखंड? ये भी बना था 1987 में, ठीक है। तो ये लगभग 8-9 रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिशरी से रिलेटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8-9 रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिशरी से रिलेटेड, ठीक। तो ये फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, साथ में मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया ताकि चीज़ें और क्लियर हो, साथ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे वो भी हमने डिस्कस किया। तो ये पहला लेक्चर है। इसके बाद जो मैं लेक्चर लूँगा उसमें आपको एक लेक्चर इंजीनियरिंग का, एक लेक्चर फिशरी का, एक लेक्चर एनिमल हस्बेंड्री का लेंगे मंडे से। कल संडे क्लास नहीं होगी, ठीक है। कुछ नया प्लान कर रहा हूँ ताकि आपका जो सिलेबस है वो सितंबर में ही खत्म हो जाए, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।